नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है इंडिगो से। बता दें कि इंडिगो के फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला जारी है और ऐसे में लखनऊ में इंडिगो की 7 फ्लाइट समेत 8 उड़ानें रद्द। मुंबई में भी इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल की गई है और फ्लाइट कैंसिलेशन पर बोले एविएशन मिनिस्टर नायडू, इंडिगो पर होगा सख्त एक्शन। मंत्री नायडू का ये बड़ा बयान सामने आया है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि जांच के बाद लगेगा भारी फाइन। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इंडिगो फ्लाइट संकट में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाए। जांच के बाद इंडिगो पर भारी फाइन भी लगाया जाएगा। वहीं इंडिगो संकट पर अब गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने इस नागरिक उड्डयन मंत्री रामगोपाल नायडू से बात कर हालातों की पूरी जानकारी ली। वहीं विमानन मंत्री ने आज इंडिगो डीजीसीए और साथ ही कई समीक्षाएं बैठक भी की। ऐसे में इंडिगो की तरफ से की गई कोशिशों पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। और इसी बीच डीजीसीए भी इंडिगो संकट पर एक्शन में आ गए हैं। डीजीसीए ने सबसे पहले पायलट एसोसिएशन के मदद के लिए खत लिखा और इसके बाद से अब यहां पर लगातार हालात जो हैं अब वो काबू में हैं। फिलहाल अब कहा जा रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट जो है वो जल्द ही शुरू होने वाली है। और इतना ही नहीं, इंडिगो की नाइट लैंडिंग से भी छूट दे दी गई। इंडिगो संकट पर अब गृह मंत्रालय का भी एक्शन सामने आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह फ्लाइटों की कैंसिलेशन से जुड़े मुद्दों पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रामगोपाल नायडू से बात की है और इस बातचीत के बाद से डीजीसीआई भी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। डीजीसीआई ने इंडिगो की कई नियमों में छूट देने के साथ ही पायलट एसोसिएशन से मदद की गुहार भी लगाई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लखनऊ में इंडिगो की 7 फ्लाइट समेत 8 उड़ानें रद्द की गई है और ऐसे में मुंबई में भी इंडिगो की फ्लाइटें रद्द है और फ्लाइट जो है कैंसिलेशन पर बोले हैं। और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि विमानन संकट का असर इंडिगो शेयर पर लगातार भर कर गिरे इंडिगो के शेयर, एक्सपोर्ट पर मचा त्राहिमाम। बड़ी जानकारी आपको दे कि विमानन संकट का असर इंडिगो शेयरों पर और भर कर गिरे इंडिगो के शेयर, एयरपोर्ट्स पर मचा त्राहिमाम। बड़ी जानकारी, इंडिगो संकट का असर अब उसके शेयर मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में 7% से ज़्यादा गिर चुके हैं। इसके साथ ही ऑपरेशनल संकट से जूझ रही इंडिगो की 4 दिन में 1700 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। आलम यह है कि शुक्रवार को बीएसई पर इंडिगो के शेयर जो थे वो 1.22% गिरकर 5 के पास, ऐसे में 3.15% फिसल कर अब जो है ये 5.266 रुपये गिर गए हैं। और बता दें आपको कि एनएसई पर भी ये 1.27% लुढ़के हैं। इंडिगो के पास लगभग 2/3 ट्रैफिक है। ऐसे में लगातार चौथे दिन तक इसका नेटवर्क बाधित रहने पर एयर ट्रैवल सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गई है और अभी तक के हालात सामान्य होने पर नजर नहीं आ रहा है। और देश के सारे एक्सपोर्ट में 350 से ज़्यादा फ्लाइटें आज भी कैंसिल कर दी गई। ऐसे में लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई है और लोग परेशान हैं और भड़के हुए हैं। और ऐसे में इंडिगो संकट के बाद रेलवे का बड़ा फैसला सामने आया है। 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगे। यात्रियों के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें शुरू और बड़ी भीड़ और मांग को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन के चलते रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है और स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जबकि कई रूटों पर ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाने का ऐलान किया गया है। पश्चिम रेलवे ने साबरमती और दिल्ली जंक्शन के बीच विशेष किराए पर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पश्चिम रेलवे के अनुसार साबरमती दिल्ली जंक्शन सुपरफास्ट स्पेशल कुल 4 फेरों के लिए चलाई जाएगी और इसके बाद से अहमदाबाद से दिल्ली के बीच बड़ी संख्या में यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा साधन नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और मौजूदा मांग को देखते हुए ट्रेन
ऑन डिमांड के तहत साबरमती दिल्ली के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन संचालक का बड़ा फैसला लिया है। देश भर में बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल होने के बाद से यात्रियों की मांग में अचानक ही बढ़ोतरी देखने को मिली है और भारतीय रेलवे में 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़ दिए गए हैं और ये कोच देश के कई हिस्सों में 114 बढ़ी हुई ट्रिप्स के साथ चलने वाली ट्रेनों में लगाए गए हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार सबसे ज़्यादा कोच जो है वो साउदर्न रेलवे ने जोड़े हैं, जिसमें से 18 ट्रेनों में क्षमता बढ़ाने का काम लगातार किया जा रहा है और ये इंडिगो के संकट के बाद से रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगे हैं। पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साहिल जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि इंडिगो की उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं, क्या कुछ अपडेट है? पहले अपडेट लेते हैं साहिल जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अनीता अगर बात की जाए तो लगातार हम देख रहे हैं कि इंडिगो का जो फ्लाइट कट है वो लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा था और इसकी वजह से पैसेंजर्स को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उसी को लेकर अब अगर बात की जाए तो इंडिगो क्राइसिस पर उड़ान मंत्री ने दो बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मिसमैनेजमेंट से ये जो पूरा क्रू रोस्टर है वो बिगड़ा है और इसका खामियाजा अब इंडिगो को भुगतना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि क्रू रोस्टर को लेकर और कई सारी और परेशानियां यहाँ पर बताई जा रही थी, चाहे वो टेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या फिर भारी भीड़ को लेकर तमाम तरीके की बातें निकलकर इंडिगो की तरफ से सामने आ रही थी, जिसमें उनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये जो फ्लाइट कैंसिलेशन की जो प्रक्रिया है वो इसीलिए यहाँ पर करनी पड़ रही है क्योंकि नया रोस्टर जो लागू हुआ है उसकी वजह से काफी ज्यादा हौच पौच यहाँ पर हो गया था और उसी की वजह से फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना। बिल्कुल ऐसे में साहिल जी कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर तक जो सेवाएं हैं वो सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर इंडिगो की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है क्योंकि कल भी हमने देखा कि किस तरीके से इंडिगो की तरफ से डीजीसीए से बातचीत की गई, कुछ मांगे यहाँ पर डीजीसीए के सामने रखी गई थी और डीजीसीए ने उन मांगों को मान भी लिया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जाते जल्द से जल्द जो सेवाएं हैं उन्हें सुचारू कर दिया जाएगा और जो ये परेशानी यहाँ पर पैसेंजर्स को हो रही है उसमें भी कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी अनीता। और लगातार ये कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द इंडिगो भी इसी कोशिश में लगा हुआ है कि यात्रियों को जो परेशानी हो रही है उसको ठीक किया जा सके और जब डीजीसीए ने ये मांगे मान ली तो फिर उसके बाद यही माना जा रहा है कि अब जल्द से जल्द तमाम जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी और उसके बाद एक बार फिर से इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं वो शेड्यूल्ड हो जाएंगी और जो बिल्कुल ऐसे में साहिल जी इंडिगो की उड़ानें लगातार रद्द हो रही हैं तो शेयर मार्केट में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए अनीता ये होना लाजमी भी है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से शेयर मार्केट पर इंडिगो की जो ये इस टाइम पे क्राइसिस चल रही है उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर इंडिगो को भी भुगतना पड़ रहा है। और बता दें कि इंटरग्लोब एविएशन के शेयर पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में 7% से ज्यादा गिर चुके हैं और वहीं अगर बात की जाए तो 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स क्योंकि कैंसिल होनी है, इसके बाद शेयर मार्केट में काफी ज्यादा नुकसान इंडिगो को भुगतना पड़ा है। शुक्रवार को बीएसई पर इंडिगो के शेयर 1.22% गिरकर 5371.30 रुपए पर बंद हुए, जबकि इटारडे में ये 3.15% फिसलकर 5266 रुपए पर आ गया था। यानी कि काफी ज्यादा आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान यहाँ पर हो गया है। लगातार क्योंकि हम देख रहे हैं कि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, यात्रियों में रोष है, लगातार जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और पूरे सोशल मीडिया की बात करें तो इस वक्त तो पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है इस तरीके की वीडियो से। यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि खासा परेशानियां यहाँ पर हो रही है और उसी का असर जो है वो शेयर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। चलिए साहिल जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। कि 37 ट्रेनों में यात्रियों को लेकर अब ये बड़ी अपडेट सामने आई है। ऐसे में रेलवे ने ये बड़ा फैसला लिया है कि बढ़ती भीड़ और मांगों को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर लगातार सिलसिला जारी है और ऐसे में लखनऊ में इंडिगो की 7 फ्लाइटें समेत 8 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बंगाल में आज बाबरी की नींव रखने की तैयारी है और ऐसे में टीएमसी के निलंबित विधायक इसके नींव रखने को लेकर बड़ा ऐलान कर रहे हैं। बाबरी के तर्ज पर मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के वालडेंगा में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। हुमायूं कबीर आज बाबरी मस्जिद शैली की एक मस्जिद का शिलान्यास करने जा रहे हैं और तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं।
मस्जिद के शिलान्यास के लिए सऊदी अरब से मौलवियों को बुलाया गया है। समारोह में आने वाले लोगों के लिए बिरयानी का भी इंतजाम किया गया है और मस्जिद के शिलान्यास को रोकने के लिए कुछ लोगों ने अदालत का रुख किया था, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने प्रस्तावित मस्जिद के निर्माण में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन सिंह ने हुमायूं कबीर को चेतावनी दी है कि अगर वो बाबरी मस्जिद की तर्ज पर प्रस्तावित मस्जिद की आधारशिला रखने की अपनी योजना पर आगे बढ़े तो वो उन्हें बाबर के पास भेज देंगे। ऐसे में पश्चिम बंगाल की सरकार ने इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी है। राज्यपाल सीपी आनंद बोस ने लोगों से शांति बनाए रखने और भड़काऊ बयानों और अफवाहों से प्रभावित न होने की अपील की है। अब पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर लगातार बवाल होता जा रहा है और ऐसे में बंगाल में आज बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया गया है। टीएमसी के निलंबित विधायक जो है हुमायूं कबीर, उन्होंने बड़ा ऐलान किया है और बाबरी के तर्ज पर मस्जिद बनेगी इसका ऐलान किया है। ऐसे में जो बीजेपी के नेता हैं वो भी लगातार बयान दे रहे हैं और उनका कहना है कि अगर इसकी आधारशिला रखी गई तो इनको भी बाबर के पास भेज देंगे। ऐसे में पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उन्होंने अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राज्यपाल सीपी आनंद बोस ने लोगों से शांति बनाए रखने की बात। ऐसे में हिंदूवादी नेता सूरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि अब बाबरी मस्जिद के तर्ज पर पश्चिम बंगाल में नींव रखी जा रही है, इसको लेकर ऐलान भी हुआ है, तो किस तरीके से देखते हैं आप सूरज जी? जी, मैं इसको तृणमूल कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति के हिसाब से मैं देख रहा हूँ। जिस प्रकार से लगातार बंगाल में एक इस्लामिक शक्ति जो है वो यहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार करना चाहती है और मुर्शिदाबाद में आपने देखा होगा कि इसके पहले भी कुछ समय पहले ही वहां पर हरगोविंद दास और चंदन दास को जिस प्रकार से घर के बाहर निकाल कर काट कर फेंक दिया गया, मार दिया गया। हिंदुओं को आज भी बीएसएफ वहां पर अपॉइंट है और बीएसएफ की निगरानी में हिंदुओं को रहना पड़ रहा है मुर्शिदाबाद में। ऐसे में वहां पर बाबरी मस्जिद बनाने की अनुमति देना और प्रशासन अपने संरक्षण में वहां पर पूरा का पूरा काम देख रही है। लोग वहां पर जा रहे हैं और एक पूरे राज्य भर में हिंदुओं के भीतर जो है एक डर का माहौल देना और मुसलमानों को लेकर राजनीति करने की जो काम है वो ममता बनर्जी करती आई है और कर रही है। इसी का एक नतीजा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इनको टीएमसी पार्टी से निकाल दिया गया है, तो कह सकते हैं कि मुसलमानों को साधने के लिए अब ये जो धार्मिक तीर चलाया जा रहा है, सूरज जी ये कह सकते हैं ना? ये एक बिल्कुल आईवास है। हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस ने 2015 में पार्टी से निष्कासित किया था। उसके बाद दोबारा उन्होंने उसको पार्टी में लिया। जब वो 2016 से 2021 तक जब वो विधायक नहीं थे तो उसके बाद 2021 में टिकट देकर हुमायूं कबीर को फिर से भरतपुर से विधायक बनाने का काम भी तो ममता बनर्जी ने ही किया। आज उनके जो मुखपात्र हैं उन पर हमला कर रहे हैं। ये हुमायूं कबीर तो ममता बनर्जी का एकदम शागिर्द है और ममता बनर्जी ने उसको आगे किया है मुसलमानों को ये करने के लिए, तो अपनी तरफ लाने के लिए। कह रहे हो कि कुछ समय पहले इनको पार्टी से निकाल दिया गया था, फिर ज्वाइन करा लिया गया और एक बार फिर से इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन बाबरी की नींव रखी जा रही है, ऐलान हो गया है और ममता दीदी ने साफ कह दिया कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो आगे चलकर फिर ये क्या टीएमसी में शामिल हो सकते हैं? ये बार बार हुआ है और ये बार बार होता है। ममता बनर्जी हमेशा से ऐसे लोगों को अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए उनका इस्तेमाल करती आई हैं। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने किस प्रकार से जब मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2020 में, तब मुझे मेरे घर में नजर बंद करके रखा गया था और पूरे राज्य भर में उस वक्त में लॉकडाउन लगाया था। इसी तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने भगवान राम के को जो है ये लोग उनके खिलाफ में, मंदिर के खिलाफ में, मंदिर बनने के खिलाफ में इन्होंने लॉकडाउन लगाया था। और फिर जब मंदिर का जब उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2024 में 22 जनवरी को, तब इसी पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में ममता बनर्जी ने यहाँ पर हाजरा से लेकर पार्क सर्कस तक उन्होंने एक रैली निकाला राम मंदिर के खिलाफ में। और फिर आज 6 दिसंबर को जब मंदिर का ध्वजारोहण हो चुका है, आज 6 दिसंबर को ममता बनर्जी अपने तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको लेकर मुसलमानों के बीच ये संदेश देने के लिए कि हम आपके साथ हैं, वो आज वहां पर सभा कर रही है कलकत्ता में। तो ममता बनर्जी तो शुरू से ही राम को, सूरज जी कह सकते हैं कि ममता दीदी जो है वो पर्दे के पीछे से तमाशा देख रही हैं।
बिल्कुल तमाशा देख रही हैं और उनको वो अपने मुसलमान वोट है उसको साधने का हमेशा प्रयास करती रही हैं और हमेशा से वो कहते हैं कि राम जो है बाहर के हैं, राम बाहर है। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि बाबरी कौन है। आज हुमायूं कबीर से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि बाबर ने बाबरी की याद में मस्जिद बनाई थी और बाबरी कौन है। अगर बाबरनामा में अगर जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि बाबरी कौन था और किसकी याद में बाबर ने बनाया था। आज हुमायूं किसकी याद में बना रहे हैं, हुमायूं कबीर किसकी याद में ये मस्जिद बना रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं। वो तो उत्तर प्रदेश में बना था मस्जिद। आज यहाँ पर बंगाल में ये मस्जिद बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं। बाबर तो हिंदुओं के खिलाफ में हिंदुओं पर अत्याचार करता था, तो क्या उस अत्याचार की नींव इसी पश्चिम बंगाल में फिर से क्या डाली जा रही है। क्या मुर्शिदाबाद को क्या ये केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है। क्या फिर से यहाँ पर मुगलों का शासन आने वाला है। क्या फिर से हिंदुओं को जजिया देना होगा, हिंदुओं का नरसंहार होगा और हिंदुओं का पलायन होगा। क्या यही संदेश देना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी और हुमायूं कबीर। चलिए सूरज जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, बाकी जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। बता दें कि टीएमसी से निलंबित विधायक जो हैं हुमायूं कबीर ने बाबरी की तर्ज पर मस्जिद की नींव रखने का बड़ा ऐलान कर दिया और ऐसे में पश्चिम बंगाल में जो है वो सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। अब बाबरी मस्जिद को लेकर लगातार राजनीति तेज होती जा रही है। ऐसे में बीजेपी जो है वो भी लगातार बयानबाजियां करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पार्टी के नेता अर्जुन सिंह ने हुमायूं कबीर को चेतावनी दी है कि अगर वो बाबरी मस्जिद की तर्ज पर प्रस्तावित मस्जिद की आधारशिला रखने की अपनी योजना पर आगे बढ़े तो वो उन्हें बाबर के पास भेज देंगे। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर देश भर में श्रद्धांजलि दी गई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर बीआर अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर हजरतगंज लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा कार्यालय परिसर में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है, हम बाबा साहेब अंबेडकर पर गर्व है हमें, और तब भी उन्होंने हमें उन सभी खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। 1923 में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो कि कांग्रेस अध्यक्ष थे वो वंदे मातरम गाने से मना कर दिए थे। अपने आखिरी पलों में उन्होंने यरूशलेम में मरने की इच्छा जताई थी। बाबा साहेब ने कहा था कि जो व्यक्ति भारत में पैदा होने और उनकी सुविधाओं का उपभोग करने के बावजूद भारत की मिट्टी को पवित्र नहीं मानता, वो सही मायने में भारतीयों के हित की सेवा नहीं कर सकता। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति होती है, हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गौरव की अनुभूति होती है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय भी हम सबको उन सभी खतरों के प्रति जागरूक किया था। याद करिए, उन्होंने उस समय एक बात कही थी, जो बात यहां पे पहले अभी असीम अरुण जी ने कहा, मैं उसमें आने के पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जब उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, जिन्होंने 1923 में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए, और जब वह अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी इच्छा है कि मैं यरूशलेम में मरूं। बाबा साहब ने तब एक टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा होकर के भारत की सुविधा का उपभोग करके भारत की धरती को पवित्र न मानता हो, उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य कभी भारतवासियों के हित में नहीं हो सकते। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीजेपी के साथ गठबंधन कराने की अटकलों के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड के दौरे पर पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार जेपी नड्डा शुक्रवार रात झारखंड पहुंचे और पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की। बीजेपी प्रवक्ता शिव पूजन पाठक ने बताया कि नड्डा ने देर रात सर्किट हाउस में पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक की। वहीं राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं पर जब चंपई सोरेन ने पूछा कि क्या आने वाले समय में महागठबंधन के किसी तरह के फेर बदल देखने को मिलेगा,
क्या ये उम्मीद जताई जा सकती है कि बीजेपी पार्टी झारखंड में शामिल होगी? इस पर वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए और वर्तमान में किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से इनकार किया। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना की। जेपी नड्डा ने कहा कि आज मुझे बाबा बैद्यनाथ की पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला और यहाँ मुझे जो ऊर्जा, नया उत्सव और प्रेरणा मिली है उसका इस्तेमाल देश की सेवा और मानव कल्याण के लिए किया जाएगा। मैं कामना करता हूं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तरक्की करे। यहाँ सभी हमारे पुरोहित, हमारे जो पूजा का कार्य यहाँ देखते हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम की सेवा करते हैं, ऐसे हमारे सभी ऋषि पुरुष सभी को सम्मान देते हुए आज मुझे बाबा बैद्यनाथ जी की पवित्र धरती शक्तिपीठ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज पूजा अर्चना करने का मुझे सौभाग्य मिला। पूजा अर्चना हमारे ऋषि पुरुषों ने, सभी ने, साधु संतों ने, सबने जो वेद मंत्रों के साथ कराया, उसके लिए मैं सभी हमारे पंडा भाई और जो हमारे यहाँ सभी सज्जन वृंद हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क को तगड़ा झटका लगा है। यूरोपियन यूनियन के रेगुलेटर्स ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्लॉग के डिजिटल नियमों का पालन न करने के लिए 120 मिलियन यूरो का जुर्माना लगा दिया है। यूरोपियन कमिश्नर ने 2 साल पहले 27 देशों के ब्लॉक के डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत एक्स के खिलाफ शुरू की गई जांच के बाद अपना फैसला सुनाया। यूरोपियन कमिश्नर ने कहा है कि एक्स ने ट्रांसपेरेंसी और यूजर्स प्रोटेक्ट से जुड़े DSA के 3 हिस्सों का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने पाया है कि एक्स का ब्लू टिक सिस्टम धोखा देने वाले डिजाइनर प्रैक्टिस जैसे था, क्योंकि पेड जो यूजर्स उनकी पहचान कंफर्म नहीं करता है और 2022 में मस्क के कंपनी संभालने से पहले इस सिंबल का इस्तेमाल मुख्य रूप से वेरीफाइड पब्लिक हस्तियों के लिए किया जाता था। इसके साथ ही अब कहा जा रहा है कि मस्क का पेड सिस्टम यूजर्स के लिए अकाउंट और कंटेंट की सच्चाई का पता लगाना मुश्किल बनाता जा रहा है और इसके साथ ही एलन मस्क के एक्स के ऑनलाइन एडवाइजिंग के डेटाबेस को भी लगातार आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि डिजाइनर जो है फीचर्स और देरी की वजह से रिसर्च और यूजर्स के लिए ये देखना मुश्किल हो जाता है कि विज्ञापनों के लिए किसके परसेंटेज किया है और किसे टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में एलन मस्क को यूं ने तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली NCR के लोगों को बीते 2 महीनों से सांस लेने के लिए साफ हवा नसीब नहीं हो रही है। दिल्ली NCR के लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। दिल्ली NCR का एयर क्वालिटी इंडेक्स जस का तस बना हुआ है और दिल्ली NCR में हवा में घुल रहे प्रदूषण को लेकर आए दिन धरने और प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दिल्ली NCR में सरकारों के पास कोई भी ठोस रणनीति नहीं है। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर अस्थायी समाधान तो तलाशिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी स्थायी समाधान को लेकर कदम उठाया नहीं गया है। फिलहाल दिल्ली NCR की एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है और ऐसे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का साफ कहना है कि यदि एयर क्वालिटी 300 के बाहर पहुंचता है तो खुली हवा में लंबे समय तक सांस लेने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा की हवा की हालत भी बेहद ही खराब है। तो वहीं आने वाले दिनों में भी प्रदूषण कम होने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने और हवा की रफ्तार सुस्त होने से एयर क्वालिटी इंडेक्स में और इजाफा होने की संभावना बनी हुई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।